हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूं कैसर आज़ाद। कैसर आईएएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिटोरिया में जो एक टॉपिक है बजट, उसको हम देखेंगे। फिर आगे हम आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे। पहले आज हम अभी बजट देखते हैं, फिर आज ही हम आपको आर्थिक सर्वेक्षण कराते हैं। चलिए, बजट का पहला पीडीएफ हमने ये बनाया है कि बजट 2022-23 हमें पढ़ना है। ये सीतारमण जी है, फाइनेंस मिनिस्टर। 1 फरवरी को इन्होंने बजट पेश किया है। ठीक है, 1 फरवरी को, ये याद रखिए। पहले 31 मार्च को होता था, ठीक है ना। 31 मार्च को होता था, लेकिन इन्होंने 1 महीना घटा करके लास्ट डे को कर दिया है। चलिए, पहला लाइन, केंद्रीय बजट 22-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को, मैंने आपको जो बताया, एक पॉइंट ये है कि कितने फरवरी को, 1 फरवरी को जारी हुआ। पहले कितने फरवरी होता था, 31 मार्च को। ये 2 सवाल यहाँ पे बनते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। 2 सवाल यहाँ पे हो गया। संसद में पेश किया गया इस बजट को सरकार ने अमृत काल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया है। ये याद रखना होगा, अमृत काल का बजट है ये। ठीक है, अमृत काल का बजट। सेकेंड है, इसमें 3 सवाल हो गए। निर्मला सीतारमण, मार्च या फरवरी 2 सवाल हो गया, और अमृत काल का बजट 3 सवाल हो गए। भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम 100 वर्ष पूरा कर लेंगे अपनी आज़ादी का। सरकार का उद्देश्य अमृत काल के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सरकार का उद्देश्य क्या है कि अमृत काल के जो लक्ष्य हैं, इस 25 साल के लिए हमने जो बनाए हैं लक्ष्य, उसको हमें प्राप्त करना है। ठीक है, जो इस प्रकार है। पहला लक्ष्य क्या है, पहला यहाँ देख लीजिए, जो सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास को सहायता प्रदान करना है। हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पे उनका ये करना है, जीर्णोद्धार करना है। दूसरा, समग्र कल्याण, हर क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, उसमें हमको और डेवलप करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक औद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना है। इसमें बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, जलवायु कार्य योजना। ठीक है, याद रखिएगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था पहली बात हो गई। दूसरा, फिनटेक प्रौद्योगिकी। ठीक है, फिनटेक। तीसरा, विकास। और चौथा, ऊर्जा परिवर्तन। हमें परंपरागत ऊर्जा से जाना है, कन्वेंशनल जो है अपना, यानी कि हमको सोलर की तरफ जाना है। ठीक है, बैटरी की तरफ जाना है, इन सब चीज़ों पे जाना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें जाना है। तीसरा लक्ष्य क्या है, सार्वजनिक पूंजी निवेश, यानी सरकारी पैसे से की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन करना है। एक ये भी अमृतकाल के निर्धारित लक्ष्यों में से एक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम से है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम सरकारी पैसे से निजी निवेश को प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फंडेड निजी प्रोत्साहन होगा, यानी जो लोग अपनी प्रोडक्शन लाइन में, इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, उसको सरकार मदद देगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 रहने की उम्मीद है। एक सवाल यहाँ बनता है। ठीक है, 22-23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है, 9.2। पर ध्यान रहे कि 21-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें 8 से 8.5% रखा गया है। ये तो हमने आर्थिक विकास बजट में बताया है कि इतना का है, अनुमान लगाया गया है कि इतना रहेगा, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है 21-22 का, उसमें है 8 से 8.5 के पौन में के आसपास है, जो कुल 39.45 लाख करोड़ का बजट है। जो हमारा बजट है 39.45 लाख करोड़ का। ठीक है, 39.45 लाख करोड़, यानी मोटा मोटी 40 लाख करोड़। कितना बड़ा बजट है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक सवाल यहाँ है कि बजट कितने का है, या इस डिजिट में हो या इस डिजिट में हो। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर कितना बताया गया है, 8 से 8.5%। हमने जो बजट आया है उसमें 9.2 रहने की
अनुमान लगाई गई है। नेक्स्ट, तो यहाँ कितने सवाल बन गया आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट ये है जो टोटल आपका कोई को यहाँ रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो कुल प्राप्ति जो होती है हमको, जो सरकार को जो प्राप्ति होती है 39.44 यानी वही 39.45 लाख करोड़, जिसमें से सबसे ज़्यादा आता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है, रेवेन्यू से, राजस्व प्राप्ति से, ठीक है, आता है 22 लाख करोड़ के आसपास आता है। पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट से आता है 17 लाख करोड़। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो सरकार को आय होती है वह राजस्व प्राप्तियों से होती है, जो हम राजस्व रेवेन्यू देते हैं, टैक्स वगैरह। कैपिटल रिसिप्ट से हमको कम आता है, हालांकि आना चाहिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आना चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट से आना चाहिए। किसी भी अच्छे वेल डेवलप इकोनॉमी जिस कंट्री की होगी उसको आना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, ज़्यादा पैसे आने चाहिए रिसिप्ट से, ठीक है। बट हमारे यहाँ राजस्व प्राप्तियाँ ज़्यादा होती है। कुल खर्च होने का अनुमान क्या है, जो जितना हमारा आएगा उतना ही खर्च करोगे, जितना आप कमाओगे उतना ही खर्च करोगे ना। तो आपके पास, देश के पास इतना पैसा आया तो खर्च भी आप कितना करोगे, इतना, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति, राजस्व खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी है, वेतन है, रेलवे चलाना है, इन सब में हमारा खर्च होता है 31.94 लाख करोड़, ये मोटा मोटी 32 लाख करोड़ हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे पूंजीगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये बहुत कम है, होना बहुत ज़्यादा चाहिए था, ठीक है। कितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, 7.5 लाख करोड़। डेवलप कंट्री के लिए ये ज़रूरी होता है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। कैपिटल होगा तभी कोई डेवलप करेगा, कैपिटल नहीं होगा तो आपको यहाँ देख लो कि आपको जितना आया आप उतना ही यहाँ खर्च कर रहे हो। इसका मतलब बजट घाटा कुछ है, मतलब आप 5 रुपया कमाते हो, 5 रुपया खर्च कर दिए, कर्ज तो नहीं लेना पड़ा ना, जीरो है, किसी का कर्ज नहीं, तो घाटा तो नहीं हुआ ना, जीरो। कुल बजट इक्वल टू कुल प्राप्ति, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट से और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को जोड़ दिया है, तो 39.45 लाख करोड़ है। तो जो कुल प्राप्ति है, टोटल रिसिप्ट है, उसमें से कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, टोटल आपको प्राप्ति इतनी हुई है यहाँ देख लीजिए, और टोटल खर्च आप इतना कर रहे हैं, यानी कि आपको बजट घाटा क्या है, शून्य है। तो पूछेगा भारत का बजट घाटा कितना है, शून्य दिखाया गया है। देखो ये तो दिखाया गया है, ये तो इकोनॉमिस्ट और सरकार की तिकड़मबाजी होती है, इसमें कुछ होता नहीं है, दर्ज तो इतना है जिसका जवाब नहीं। तो खैर ये तो होता है, कोई इशू नहीं है, बस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको जानना है कि भाई हमारा बजट घाटा जीरो है, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि टोटल हमारा बजट कितना है, 39 लाख करोड़, 39.5 लाख करोड़ कह लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एक सवाल यहाँ पे ये होता है कि जो हमको प्राप्ति होती है, यानी हमको यानी सरकार को, उसमें राजस्व प्राप्ति ज़्यादा होती है या पूंजीगत प्राप्ति। तो आपके पास राजस्व प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है। किसी भी बेटर इकोनॉमी के लिए होता क्या है, पूंजीगत प्राप्ति होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ राजस्व प्राप्ति ज़्यादा है, तो जो हमको प्राप्तियाँ होती है उसमें हमको राजस्व प्राप्ति ज़्यादा होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। जो हम खर्च करते हैं, क्या हम राजस्व एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्च करते हैं या पूंजीगत एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्च करते हैं? तो दुर्भाग्य से हम पूंजीगत खर्च पे कम खर्च करते हैं, ठीक है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ कम है, ये हमारा दुर्भाग्य है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो बजट घाटा कितना हो गया, शून्य हो गया, बजट घाटा कितना हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। तो बजट घाटा निकालने का फॉर्मूला होता है बजट घाटा इक्वल टू कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च। तो आपसे सवाल ये पड़ेगा कि हमारा बजट घाटा कितना है, शून्य है। सबसे दूसरा सवाल ये है कि हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं। तीसरा सवाल यहाँ बनेगा, जो हमको आमदनी होती है, भारत सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है,
वो पूंजीगत प्राप्ति ज़्यादा होती है या राजस्व प्राप्ति ज़्यादा होती है, तो आप इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है, चलिए, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, इन सब का डेफिनेशन हम आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। हम आपको बस यहाँ पे ये है कि करंट अफेयर में हम डाटा से खेलना है, हमें पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो फिजिकल डिफिसिट जो है, राजकोषीय घाटा, आपका जीडीपी का 6.4% है। जीडीपी का कितना है? आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि भारत का फिजिकल घाटा कितना है, तो आपको जवाब देना होगा 6.4% हमारा घाटा है। कितना घाटा है आपका? 6.4% आपका घाटा है। ठीक है, कितना घाटा है? 6.4%, ये याद रखना होगा। उसके बाद राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट। लेकिन आपसे अगर बोले कि रेवेन्यू डिफिसिट कितना है, तो रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का 3.8% है। यहाँ देखिए रेवेन्यू डिफिसिट, यहाँ था फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा है, रेवेन्यू डिफिसिट कम है। रेवेन्यू डिफिसिट कितना है? 3.8 है। करोड़ में नहीं पूछे, ज़्यादातर जो सवाल होता है वो परसेंटेज में क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप पूछ ले कभी तो अलग सी बात है, लेकिन ऐसा ही होता है कि आपसे पूछेगा परसेंटेज में, ये याद रखना होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछेगा आपसे ज़्यादातर परसेंटेज में ही पूछेगा आपसे, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। पहले ये वाला टर्म यूज़ नहीं होता था, अब ये नई नई सरकारें अपने आप को अच्छा सिद्ध करने के लिए, लोगों को अच्छा दिखाने के लिए सरकारें ऐसा करती है। ठीक है, हर सरकार करती है, कुछ ना कुछ अपना इकोनॉमिक्स के साथ खेल तो करती ही है। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 2.6% है, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.8% है। तो पूछेगा, चार तरह का यहाँ आपने घाटा देखा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। ठीक है, प्राथमिक घाटा 2.8 है, प्रभावी राजस्व घाटा 2.6 है, राजस्व घाटा 3.8 है, राजकोषीय घाटा 6.4 है। सबसे ज़्यादा कौन है? राजकोषीय घाटा। सबसे कम कौन है? प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है ना, प्रभावी राजस्व घाटा सबसे कम है। इसको आप एक बार यहाँ पे देखिए, कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि हाँ, हमें इसमें टिक लगाना है। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा सबसे कम है। ठीक है, 2.6 है। बाकी क्या है? बाकी ज़्यादा है। ठीक है, बाकी क्या है? बाकी ज़्यादा है। ये आप एक बार फिर से देखिए, मैं इसलिए बार बार रुक के यहाँ से आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसे एक बार देखिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा कौन है, तो राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा देखिए 6.4% है। अगर आपसे डिजिट पूछ ले कि हाँ राजकोषीय घाटा बताओ, तो 6.4 में लगाना है, राजस्व घाटा बताओ तो 3.8 में। ये सब जीडीपी का है, ये याद रखना है, बजट का नहीं है, जीडीपी का है। ठीक है, ये याद रखना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, आपको प्राथमिक घाटा कितना है? 2.8 है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे। नेक्स्ट प्रश्न ये है, नोट में देख लीजिए। नोट 22-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को ग्रोस जीडीपी है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4% तक राजकोषीय घाटे की अनुमानित होगी, जिससे 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि आप जो आपका स्टेट जीडीपी होगा उसका 4% तक आप राजकोषीय घाटा यानी सहन करने की क्षमता आपको परमिशन दी गई, इतना आप कहीं से उधार लेके अपना काम चलाओ। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको उधार लेने की या कहीं भी और तरीके से खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, ये देख लेना है। ठीक है, जिसमें आधा परसेंट 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित होगा, और खास करके 0.5% विद्युत क्षेत्र में दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16.196 यानी लगभग 16.5 लाख करोड़
ठीक है, लगाया गया है। मतलब इस बार सरकार को 16.5 लाख करोड़ रुपए उधार लेने होंगे, यानी कर्ज लेने होंगे। तो जो घाटा होगा तो उस घाटे को पूरा करने के लिए उधार तो लेना पड़ेगा। तो इस बार जो अनुमान लगाया गया है राजकोषीय घाटे का, वो है 16.5 लाख करोड़। ठीक है, कितना करोड़ दिखाया गया है? 16.5 लाख करोड़ राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। ये याद रखना होगा कि कितने लाख करोड़ अनुमान लगाया गया है? 16.5 लाख क्या राजकोषीय घाटा। ठीक है, और स्टेट को कहा गया है कि आप अपनी राजकोषीय घाटा 4% तक उठा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और 0.5% उसमें भी एक बैरियर लगा दिया है कि आप विद्युत क्षेत्र में ही करोगे। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने 25-26 तक, यानी 26 के मार्च तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक कर देना है। ठीक है, राजकोषीय घाटा को कितना कर देना है? 4.5% तक कर देना है। और राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4% है। और हमारा लक्ष्य सरकार ने क्या रखा है कि 25-26 तक हम इसको 4.5 तक ले जाएंगे। कहाँ से? 6.4 से घटा करके 4.5 पर ले जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ ले जाना है और अभी कितना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, भारत सरकार को जो आमदनी होती है, पैसा जो आता है, वो राजकोषीय आय हो, कैपिटल रिसिप्ट हो, दोनों मिलाकर के कहाँ से आता है? तो देखो क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम उधार एवं अन्य देयता उधार लेते हैं या कर्ज लेते हैं या कुछ बॉन्ड बेच करके हम लाते हैं। सबसे ज़्यादा 35% हम वहाँ से लाते हैं। जीएसटी से हमको आता है 16%। कॉरपोरेट टैक्स हम 15% दें। इनकम टैक्स जो हम आप भरते हैं वो है 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल जो उत्पाद शुल्क होता है सेंटर जो लगाती है प्रोडक्शन पे, उससे हमको आता है 7%। तो सबसे ज़्यादा आज भी भारत को उधार से या अन्य देयता से या किसी बैंक से या अपनी प्रतिभूतियों को बेच करके ही पैसा लाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा आती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो और ये 4 ऑप्शन में हो तो सबसे ज़्यादा पैसा आज भी जीएसटी से आता है। ये भी हो सकता है जीएसटी सबको मालूम हो चुका है कि जीएसटी सबसे ज़्यादा आता है। यहाँ पे दे दे निगम कर और इनकम टैक्स दोनों ही बराबर है इस बार 15% तक। बाकी एक ये दे दे, और कोई भी दे देगा या यही दे देगा, बोलेगा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो उधार एवं अन्य देयताएं जो हैं वहाँ से आता है। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं इसलिए अन्य देयता भी आ जाते हैं। रेमिटेंस इसमें आएगा? नहीं आएगा, बोलो। तो ये सब आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये याद करना होगा। रुपया जाता है, खर्च हम कहाँ कहाँ करते हैं उसको बताता है। ब्याज जो भारत सरकार जो कर्ज लेती है उसका तो ब्याज पे पैसा आता है, तो वो ब्याज अदायगी में भारत सरकार का 20% पैसा चला जाता है। ठीक है, देखो आप भी किसी से पैसा लेते हो तो ब्याज पे पैसा लेते हो बैंकों से या किसी महाजन से, तो ये सरकार भी जब लेती है तो उसको तो ब्याज देना है ना सरकार को। तो ये ब्याज चुकाने में सरकार का 20% जो भी पैसा है वो 20% ब्याज देने में चला जाता है। सेकेंड, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। जो जीएसटी हम वसूलते हैं किसी भी, मान लो कि 10,000 का कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप देखते होंगे CGST लिखा, सेंट्रल जीएसटी, SGST लिखा हुआ जाता है, स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो ये जो दोनों का जीएसटी तो एक आदमी वसूल रहा है, लेकिन जब हर साल करों का जब बंटवारा होता है तो सेंट्रल और स्टेट के पास 2 जगह डिवाइड हो जाता है। तो हम करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा बांटता है तो उसमें चला जाता है, केंद्र सरकार जो भी पैसा कलेक्ट करती है उसका 17% चला जाता है करों और शुल्कों में, राज्यों को हिस्सा देती है, स्टेट को हिस्सा देती है, वो 17% चला जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो होती है, जैसे मनरेगा है, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास है, ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती है, उज्ज्वला योजना है, सब्सिडी देना है, हेल्थ पे सब्सिडी देना है, ये जितनी भी सब योजनाएं हैं उसमें जाती है सरकार का 15% आपका पैसा जाता है। चौथा है वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण। जितने भी वित्त आयोग है और अन्य अंतरण है उसमें जाता है उनके एक्सपेंडिचर में, जो भी उनकी ये है काम कार्य करती है 10% उसमें जाता है। ठीक है, केंद्रीय प्रायोजित योजना, केंद्र द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं, ठीक है, केंद्र द्वारा उसमें जाती है
17% तक। केंद्रीय एक है यहाँ पे देखिए, एक है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, दूसरा है केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, ये आप एक बार देखिए। तो आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा पैसा जाता है हमारा ब्याज अदायगी में, दूसरा जाता है हम करों का जो बंटवारा करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, तो 70% दूसरा वहाँ चला है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसमें चला जाता है। दूसरा है केंद्र प्रायोजित योजना, उसमें 9% जाता है। वित्त आयोग की अन्य अंतरण, जो वित्त आयोग की अन्य अंतरण है, उसमें आपको 10% तक जाता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सरकार ने PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम 14 सेक्टरों में विभाजित किया है, लेके आई है। बजट 22-23 में PLI यही प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया जा सकता है हो सकता है सरकार आगे चलकर 5G को PLI स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित करे। वर्तमान में 14 सेक्टर है। PLI में आपसे सवाल पूछेगा PLI में कितने सेक्टर है, तो 14 सेक्टर है। PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। ठीक है, कितने सेक्टर हैं? 14 सेक्टर हैं। हो सकता है 5G को जोड़ दे तो 15 सेक्टर हो जाए। तो प्रोडक्शन लिंक सेक्टर को में 14 सेक्टर है। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव में 14 स्कीम है, 14 सेक्टर है। अगर 5G आता है तो 15 हो जाएगा, ये याद रखना होगा। ये आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। बजट 22-23 में PLI को 14 सेक्टरों में से एक सेक्टर हाई इफिशियंसी सोलर PV मॉड्यूल पर 19,500 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, जो 14 सेक्टरों में से एक है हाई इफिशियंसी सोलर PV मॉड्यूल पर। ठीक है, आज के डेट में हम सोलर से बिजली पैदा करना चाह रहे हैं, गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, ये सब पे उन PLI में जो 14 सेक्टर है उसमें से ये भी एक सेक्टर है जिसपे भारत सरकार मोटा मोटी 19.5 लाख करोड़ 19,19,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके तहत क्या होगा? 30 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। ये जो पैसा खर्च करेंगे अगर, ठीक है, हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल पे, तो इसी तरह से अगर हम बजट देते रहें तो 280 गीगावाट 2030 तक प्राप्त कर लेंगे, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है। नोट में COP26 में प्रधानमंत्री ने 30 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कितना है? 500 गीगावाट। कब तक? 2030 तक, जिसमें सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट है। जो सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट है, बाकी बच गया 220, वो बाकी अन्य सेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2030 तक कहाँ पे अनाउंस किया है? COP26 में। COP26 कहाँ हुआ था ये बता दीजिए कमेंट करके। 500 गीगावाट हमने रखा है। सरकार इन 14 सेक्टरों में 40 लाख नई नौकरी सृजित करने का भी लक्ष्य रखा है। जो ये सब कहने की बातें हैं, कितना होगा वो देखने की बात है, बट है ये क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। सरकार अगले 25 साल में 100 साल का जो अमृत काल होगा में प्रवेश किया है करते हुए बजट 22-23 में 4 प्राथमिकताएं विकसित करने का निर्धारित किया है। पहला, ये जो 100 साल हम जो कंप्लीट करेंगे, अभी 25 साल बचा हुआ है, इसमें हम अपनी प्राथमिकताएं हैं PM गति शक्ति। अब आगे देखेंगे PM गति शक्ति में क्या है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तीसरा, उत्पादकता में वृद्धि, जो भी उत्पादकता हो रहे हैं उसमें वृद्धि। निवेश, विनिवेश नहीं, याद रखिएगा ये पूछ चुका है UPSC। उदयमान, ठीक है, अवसर क्रिएट करना है। ऊर्जा परिवर्तन, वही हमें जाना है सोलर, बाकी और भी नवीन ऊर्जा की तरफ। जलवायु परिवर्तन पे कार्य करना है। ठीक है। तीसरा, निवेश का वित्त पोषण, सार्वजनिक पैसों से निजी निवेश को हमें प्रोत्साहन देना है, जिस आपने अभी पीछे पढ़ा है। तो हम 4 प्राथमिकताएं हैं। PM गति शक्ति है, समावेशी विकास है, उत्पादकता में वृद्धि है, निवेश है, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, सौर ऊर्जा, जलवायु
कार्य योजना, निवेशों का वित्त पोषण इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है आपका केंद्रीय बजट 22-23 का टू द पॉइंट हम देखते हैं। पीएम गति शक्ति में क्या क्या है? पीएम गति शक्ति में एक आता है सड़क आता है, दूसरा रेलवे है, तीसरा एयरपोर्ट है, चौथा पोर्ट है, पांचवा माल परिवहन है, छठा जल मार्ग है और सातवां लॉजिस्टिक हब है। सरकार के अनुसार ये 7 इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा। ठीक है, तो आपको यही जानना है कि अब ये सब तो बतौलेबाजी है, बस ये 7 चीज़ें आपको जानना होगा कि पीएम गति शक्ति में क्या कौन कौन सा है। आज बड़ी बड़ी जो हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठीक है, गोरखपुर एक्सप्रेसवे है, लखनऊ एक्सप्रेसवे है, सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, ये सब इसी पीएम गति शक्ति में आएगा। आज रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, देख रहे हैं, एयरपोर्ट हर जगह बनाया जा रहा है, पतन का एयरपोर्ट का, पोर्ट एयरपोर्ट दोनों का डेवलप है, जल मार्ग से माल की ढुलाई करना है, ये भी आप देख रहे हैं, माल परिवहन में तेजी लानी है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ये सारी बातें इसमें अंतर्निहित है। आगे चलते हैं। आगे ये है आपका, चलिए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें जैसे सड़क की बात आई तो वित्तीय वर्ष 22-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण विकसित किया जाएगा। 22-23 में कहा गया 25,000 है ना, ये काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 में पीपीपी मॉडल पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क जो है उसका निर्माण होगा। रेलवे में आ जाइए, एक स्टेशन एक उत्पाद, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट डेवलप करना है रेलवे में। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच यानी सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विस्तार किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का तैयार किया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट है कि 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेगा, 100 कार्गो टर्मिनल बनाएंगे। पीएम गति शक्ति होगा क्या होगा, 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद है रेलवे नेटवर्क को कवच। ठीक है, एक 4 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्वतमाला, राष्ट्रीय रोपवे का विकास करना है। जो पीएम गति शक्ति में है उसमें एक आपका पर्वतमाला भी आएगा। हम रोपवे का विकास करेंगे। हम क्या किए हैं, कितना करना है उसको देखते हैं। ठीक है, रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा। इससे पर्वतमाला परियोजनाओं में शामिल किया गया है, यानी यह अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। ये रोपवे किस मंत्रालय में आ जाएगा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन राजमार्ग यानी नितिन गडकरी साहब के इसमें। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प में पीपीपी मॉडल पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। 22-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। ये सब आपको नहीं पूछेगा ये किस मंत्रालय में आएगा, पीपीपी मॉडल पे तो होगा ये। ठीक है भाई। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन 50 साल के लिए देगी, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कृषि के क्षेत्र में क्या करेगी, 22-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, ये जो चल रहा है इंटरनेशनल मिलेट ईयर कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल मिलेट, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज। ध्यान रहे, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 21 में भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 22-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। ये जो मोटा अनाज वर्ष आज हम मना रहे हैं 22-23 में, इसकी पहल भारत ने की थी और यूएन ने इसको समर्थन किया। भाई ठीक है, मनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि ये गंगा नदी है, बह रही है। ठीक है,
ये गंगा नदी बह रही, इसके अंदर 5 किलोमीटर वाले इस एरिया में, ठीक है। ये मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 किलोमीटर है, ये पूरे एरिया में, और इधर भी पूरे 5 किलोमीटर, ठीक है, अंदर की तरफ। ये तो लंबा जहाँ तक गंगा बहेगा वहाँ तक होगा, अंदर इधर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करना है, यानी कि आप गोबर डालो, बाकी और भी चीज़ें जो भी होता है, यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है, ठीक है। खेतों में कीटनाशियों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स का प्रयोग को बढ़ावा देगा, ये भी है। आगे चलते हैं। बजट 22-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की गई है। पहला नदी है दमन गंगा पिंजाल, इसको जोड़ना है। दूसरा पार, तापी और नर्मदा को जोड़ना है। तीसरा गोदावरी और कृष्णा को जोड़ना है। पांचवा कृष्णा और पेन्नार को जोड़ना है। पांचवा पेन्नार और कावेरी को जोड़ना है। तो ये जो नदी लिंक परियोजना है 22-23 में, उसमें 5 नदियों को जोड़ना है। पहला है दमन गंगा पिंजाल को, पार तापी नर्मदा को, गोदावरी कृष्णा को, कृष्णा पेन्नार को, पेन्नार कावेरी को, ठीक है। ये लिंक कर देना है। 40 कितना है 44,605 करोड़ रुपये की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। केन का पानी किस में जाएगा? बेतवा में जाएगा। इस परियोजना से 2103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पावर का उत्पादन होगा। इससे क्या हुआ, 103 मेगावाट हाइड्रो से, जो केन से बेतवा में पानी जा रहा है, ये केन, यहाँ देखिए, केन नदी का पानी बेतवा में जा रहा है, तो इससे क्या है, पानी से हाइड्रो से 103 मेगावाट बिजली पैदा होगा, प्लस यहाँ पे इसको रेगुलेट करने के लिए जो हम सोलर प्लेट लगाएंगे 27 मेगावाट बिजली हमको सोलर से भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी 130 से ज़्यादा, लगभग 135 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी, ठीक है। एक शहर के लिए तो काफ़ी होता है इतना। चलते हैं आगे। तो कई इंडस्ट्री वाली जो शहर है वहाँ काम चल जाएगा इतना से, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए तो बहुत हो गया। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 5 सब्सिडी। 22-23 में सबसे ज़्यादा हम सब्सिडी किसको दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हम फूड, अभी आजकल तो देख ही रहे हैं कि आप पीडीएस सिस्टम में, पीडीएस वाले में हम फूड फ्री 1 रुपया अनाज दे रहे हैं, 5 kg पर पर्सन फ्री भी दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडी पे सबसे ज़्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरा हम फर्टिलाइज़र पे, और तीसरा पेट्रोलियम सब्सिडी पे। बहुत कम हो गया है पेट्रोलियम पे, देखिए 5,813 करोड़, ये तो बहुत कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम फूड पे दे रहे हैं 2,06,831 करोड़, फर्टिलाइज़र पर 1,05,000 करोड़, यानी कि फूड से आधा है फर्टिलाइज़र, ठीक है। फूड से देखिए ना, 2,06,000 है, ये 1,05,000 है, यानी मोटा मोटी 1 लाख का पूरा 1 लाख करोड़ का डिफरेंस है। और खैर पेट्रोलियम गैस में तो कुछ समझिए मुकाबले में है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा फूड है, देन फर्टिलाइज़र है। चलते हैं इस पे, शिक्षा पे। PM ई-विधा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर अब 200 टीवी चैनल हम बनाएंगे, नई ई-विधा है, ठीक है। सभी राज्य 1 से 12वीं तक की कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। अपनी भाषाओं में जो उसकी ज़रूरत है वैसे शिक्षा वो प्रदान कर सकेंगे, ऐसा हम बनाने जा रहे हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए, स्किल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 22-23 में विज्ञान और गणित में, स्किल को बढ़ावा देने के विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशाला और समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब की स्थापना करेंगे। स्किल को बढ़ाने के लिए विज्ञान और गणित में 750 विज्ञान और गणित के 750 प्रयोगशाला और समकालीन, जो आजकल समकालीन है, शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब की स्थापना करेंगे, ठीक है। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट आया है, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित
हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हेल्थ। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेलीमेंट हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 23 टेलीमेंट हेल्थ सेंटर का एक नेटवर्क स्थापित होगा। निम्हांस नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा। IIT बॉम्बे, IIT है ना, बनारस, बैंगलोर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। IIT बैंगलोर जो है तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, निम्हांस उसकी नोडल एजेंसी होगी। ये मेंटल हेल्थ के लिए होगा। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट, महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिशन शक्ति क्या है? बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। कितनी योजना है? किसके महिला और बच्चों के समग्र विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए। एक तो मिशन शक्ति है, दूसरा मिशन वात्सल्य है, तीसरा सक्षम आंगनवाड़ी है, चौथा पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जितनी भी योजनाएं थी सभी योजनाओं को मिलाकर ऊपर दिए गए योजनाओं में बांट दिया गया है। ये क्या कह रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जितनी भी योजनाएं थी सारी योजनाओं को इन्हीं चारों में रख दिया गया है। ये याद रखना होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर जितनी योजनाएं थी, मिशन शक्ति हो, मिशन वात्सल्य है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के अंदर ही सबको डाल दिया गया है। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में समन्वय किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग, MSME। ठीक है, MSME को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यम, श्रम, NCS और ASEEM पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। 1, 2, 3 और 4 पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। किसके डेवलपमेंट के लिए? MSME के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये याद रखना होगा, MSME के डेवलपमेंट के लिए इन 4 पोर्टलों को जोड़ा जाएगा। आगे चलते हैं। ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख, ठीक है, से अधिक MSME को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 130 MSME से संबंधित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा। MSME उद्यमों को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ये सब डाटा आपको याद करना होगा। 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से RAMP प्रोग्राम, यानी RAMP प्रोग्राम रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSE परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट ये है CGTMSAE का पुनरुद्धार। ठीक है, MSME के लिए घोषणाएं क्या है? ECLGS को लागू करना और हॉस्पिटैलिटी एवं संबंधित उद्यमों पर विशिष्ट ध्यान। MSME के कामकाज को बढ़ाना और इसमें तेजी लाना है। RAMP प्रोग्राम को लागू करना है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। अब क्या है ना, ये इसमें कुछ समझाना तो होता नहीं है ना, इतना कम टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें एक आपको इंडिकेट कर देता हूँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ देख लीजिए PM ड्राइव, ये पूछेगा कि ये योजना कहाँ से किसके लिए संबंधित है। ये योजना नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, रीजन है, उनसे ये संबंधित उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से चालू की जाएगी। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 7 सिस्टर और सिक्किम है, इनके लिए है PM डिवाइन। ठीक है, इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों में लागू।
ठीक है होगा। ये तो महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिस जिला के ब्लॉक में विकास कम हुआ है उस पर वित्तीय वर्ष 22-23 में इस कार्यक्रम के तहत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम उत्तर बोर्ड सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव हैं, क्या कर रहा है, उत्तर बॉर्डर और सीमावर्ती क्षेत्रों में, उत्तरी इलाका, बॉर्डर, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव हैं उसमें जो भी गांव विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं उस उत्तरी तरीय ऐसे गांव इस पर कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये आपसे पूछे ये किसके लिए है था, उत्तर बॉर्डर या सीमावर्ती क्षेत्र में, उत्तर में भारत के जो उत्तर वाला इलाका है या जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो गांव विकास से वंचित रह गया है उनके लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया गया है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया गया है और ये महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जो ब्लॉक पीछे रह गया है उसके डेवलपमेंट के लिए काम होगा। ये हो गया महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। ठीक है, 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 22-23 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। 75 जिलों में 75 डिजिटल, किस बैंक के द्वारा, अनुसूचित जो शेड्यूल बैंक है, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन शेड्यूल 2 से हुआ है उन सब के लिए। 2-3 देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो खैर हो गया, दोबारा आई थिंक ये रिपीट हो गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 25 तक रखा गया है। तो ये इस पे तो काम चल ही रहा है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर हर गांव में बिछा देना है 25 तक। ठीक है, कब तक पूरा कर लेना, 25 तक। 22-23 में हर घर नल जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। तो 22-23 में ही हर घर नल का जल जो है ना हमें उपलब्ध करा देना है। ठीक है, 22-23 में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। 22-23 में, इसी साल मतलब इस 23 तक जो है मार्च तक हमें 80 लाख घर बना देना है। 22-23 में आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपये लाने का घोषणा, और इसकी घोषणा हो भी गई है। ठीक है, डिजिटल रुपया हमने लॉन्च आरबीआई ने कर भी दिया है। अब ताप विद्युत संयंत्र में 5% से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में चलाया जाएगा, जिसमें प्रति वर्ष 38 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। 38 मीट्रिक टन, ठीक है, बचत होगी। उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले का रसायन में परिवर्तन करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। 22-23 में हरित और संरचना के लिए संसाधन को जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किया जाएगा। हरित इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। 22-23 में सहकारी समितियां और कंपनियां दोनों में समानता लाने के लिए टैक्स की दर 18.5% से घटा के 15% कर दिया जाएगा। क्या है, सहकारी जो समिति है और कंपनी दोनों में समानता लाने के लिए सहकारी कंपनी जैसे बीएसएनएल है, रेलवे है, जो भी ऐसी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, गेल भेल, और सहकारी समिति जैसे मदर डेयरी, ये सब दोनों में समानता लाने के लिए जो टैक्स का भी ये है 18.5% से घटा के 15% कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड डेस्क स्टॉक ई पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। क्या है, देश स्टॉक ई पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड प्रदान किया जाएगा। उद्देश्य
नागरिकों को सशक्त बनाना है ताकि वे ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सके। ये जो देश स्टॉक ई पोर्टल का काम ही है नागरिक ऑनलाइन ट्रेडिंग में जुड़ जाए। ठीक है, नागरिक क्या करें, ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े। देश स्टॉक ई पोर्टल का काम ही है इसी को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत जो विवाद होते हैं उसमें तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो सही आय पर 30% तक की टैक्स। तो आपसे पूछेगा क्या हम क्रिप्टो पर टैक्स लेते हैं, तो आपका आंसर होगा यस। कितना लेते हैं, तो 30% लेंगे। ठीक है। काटे और तराशे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। पूछे गए हीरे पे कितना टैक्स है, तो तराशे हुए पत्थर कितना, तो 5%। सिर्फ काटे गए हीरों पर 0 सीमा शुल्क लगेगा। ठीक है, आगे सीमा शुल्क। ठीक है, आगे सरकारी समितियों पर सरचार्ज। सरचार्ज आप जानते होंगे, जो सरकारी समिति है उस पर सरचार्ज या अधिभार लगेगा। उसकी दर 12% से घटा करके 7%। जो सरकारी समिति है, समितियां हैं उस पर जो सरचार्ज 12% लगता था उस पर 7% कर दिया। और काटे और तराशे गए हीरो एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। सिर्फ काटे गए हीरे होंगे स्पेशली, उस पर 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। और ये लास्ट पेज है। ये बजट 22-23 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च हम कर रहे हैं। जैसे मनरेगा पे कितना कर रहे हैं, तो 73,000 करोड़ कर रहे हैं। ठीक है, मनरेगा। पीएम किसान पे कितना कर रहे हैं, 68,000 करोड़ कर रहे हैं। जल जीवन मिशन पे कितना कर रहे हैं, 60,000 करोड़ कर रहे हैं। तो आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा खर्च हम किस पे कर रहे हैं, जो बजट योजनाएं हैं सबसे ज़्यादा मनरेगा पे। दूसरा पीएम किसान, उस पर कितना कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर में सब्सिडी है या उनके खाते में जो पैसा भेजते हैं उसमें हम 68,000 करोड़ कर रहे हैं। ठीक है, या इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उस पर 68,000 करोड़। जल जीवन मिशन पे जो है हम कितना कर रहे हैं, 60,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बजट 22-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। कौन सी मंत्रालय कितना खर्च कर रहा है 22-23 में, उस पर हम ध्यान देते हैं। रक्षा मंत्रालय, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, ठीक है, 5,25,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रक्षा पे हम खर्च कर रहे हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वो 2,17,000 करोड़ कर रहा है, वो है ना। उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कितना कर रहा है, 2,17,000। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 1,99,000। इसको मोटा मोटी हम कह सकते हैं 2 लाख करोड़। तो सबसे ज़्यादा आपको कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। उपभोक्ता मामले के मंत्री जो हैं वो 2,17,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। और आपको सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय आपको 1,99,000 समथिंग यानी 2 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं। तो ये रहा आपका बजट। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वे कराते हैं, तो आपका बजट एंड सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ करना ज़रूर, एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप प्लीज़ मैसेज क्या करो, मैसेज से मुझे ये पता चलेगा कि कमी बेसी क्या है, एक तो ये है, और क्या तरीका अपनाओ, दूसरा और आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं तो फ्री में सब कुछ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सारा कंटेंट आपके लिए फ्री में होगा, इसलिए प्लीज़ मैसेज करो और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।